नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मानव भूगोल के जो 3 सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको मानव भूगोल के जो 3 सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं आपको पार्थिव एकता या अंतर संबंध के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करवा रहा हूँ या उसके बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूँ। संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व में एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भरता है। अर्थात विश्व में जितने भी भौतिक सांस्कृतिक तत्व है वो अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे से अंतर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर है। प्रत्येक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व संभव नहीं है। प्रत्येक भौगोलिक कारक दूसरे कारक से प्रभावित होता भी है तथा स्वयं भी अन्य तत्वों के सम्मिलित प्रभाव के द्वारा ही किसी क्षेत्र विशेष का वास्तविक भूदृश्य विकसित होता है। मानव भूगोल के तथ्यों का विकास किसी न किसी कारक के अंतर संबंधों का ही परिणाम होता है। कोई भी कारक अन्य कारकों से प्रभावित और नियंत्रित होकर ही विकसित होता है तथा अपने विकास के परिणाम स्वरूप अन्य कारकों को भी प्रभावित और नियंत्रित करता भी है। अर्थात प्रत्येक भौतिक और सांस्कृतिक कारक एक दूसरे कारक से प्रभावित होते भी हैं और एक दूसरे कारक को प्रभावित करते भी हैं। इसी कारण हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य अध्ययन करते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था, इन सभी पर भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है तथा स्वयं मनुष्य भी अपने विवेक और नवीन तकनीकी के आधार पर भौगोलिक कारकों को भी प्रभावित करता है। पृथ्वी स्वयं भी एक इकाई के रूप में है तथा इसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित और नियंत्रित है। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर समान भौतिक नियम क्रियाशील है तथा समस्त क्षेत्र पर समान प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु भी अंतर संबंधित है। जलवायु के विभिन्न कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा पृथ्वी के भूपटल पर समान जलवायु क्षेत्रों में एक साथ जीवन एवं समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे धरातल की बनावट, जलवायु में हम तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, पाला, दाब, बादल आदि को सम्मिलित करते हैं। मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है और एक दूसरे से प्रभावित होने के साथ साथ एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं मिट्टी के निर्माण में जलवायु, भूमि, वनस्पति का योग होता है, लेकिन मिट्टी स्वयं भी वनस्पति को प्रभावित करती है। जलवायु के विभिन्न कारकों के प्रभाव द्वारा धरातलीय आकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन स्वयं पर्वत भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विविध वनस्पतियों का विकास होता है, लेकिन वनस्पति विकसित होने पर स्वयं जलवायु को प्रभावित करती है। अर्थात भौगोलिक वातावरण के प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे से संगठित होते हैं। इसी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए फ्रेडरिक रेटजेल ने, जो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी में, इस सिद्धांत के बारे में बहुत अधिक बल दिया है और कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। आगे इन्होंने फिर इसको और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में ही किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। रेटजेल की शिष्या थी एलन चर्चिल सैंपल। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पार्थिव एकता सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उन्होंने आगे लिखा है कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर वह मानव खेती करता है, यात्राएं करता है, सामुद्रिक व्यापार करता है तथा स्वयं उसके ऊपर रहता है।
हम बोल्ट ने इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि पृथ्वी के धरातल पर निर्मित किसी भी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम बोल्ट की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी कॉस्मोस, उसमें उन्होंने जैविक तथा अविभक्त इकाई माना है पृथ्वी को, और इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है, एक ही जीवन पत्थर, पौधे, जानवर और यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी परिवेश लिए हुए मिलता है। बर्गहोस ने अपनी पुस्तक फिजिकल एटलस में जलवायु और वनस्पति के पारस्परिक संबंध और एक दूसरे के नियंत्रण को स्पष्ट किया है। इनके अतिरिक्त विडाल डी ला ब्लास ने भी इसके बारे में लिखा है, और विडाल डी ला ब्लास ने फिर आगे अपनी पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन भी किया है। जैसे एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ ही किया जा सकता है। ये मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखा चित्र होते हैं जो उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु, सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। ब्लास ने इसको और स्पष्ट करते हुए कहा है कि संपूर्ण भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का ही है। पृथ्वी के सभी भाग किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। विडाल डी ला ब्लास के शिष्य जीन ब्रून्स ने भी इसी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा है, विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे पर केवल निश्चित दिशाओं में कार्य नहीं करती है और न ही वे केवल कुछ निश्चित दृष्टांतों के पारस्परिक क्रिया का प्रयास करती है, बल्कि विभिन्न दशाओं के अंतहीन अंतर संबंधों के कारण ये सभी शक्तियाँ परस्पर घनिष्ठ रूप से बंधी हुई हैं। अंतर संबंध का सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि वातावरण के भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का एकाकी या स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक तथ्य दूसरे तत्वों से नियंत्रित होता रहता है। नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है, लेकिन नदियाँ अपने साथ बाह्य तलछट का जमाव भूसंनतियों में करती है। जब तलछट का जमाव अधिक हो जाता है तो उसके धंसने के कारण, आंतरिक शक्तियों के संपीड़न के कारण तलछट में मोड़ पड़ने लगते हैं, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। अतः नदी और पर्वत दोनों का उद्भव एवं विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है। पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न जलवायु दशाएं सूर्य के तापमान के द्वारा प्रभावित और प्रमाणित होती है, लेकिन बादल, ओस, कोहरा आदि स्वयं तापमान को प्रभावित करते हैं। स्वयं मनुष्य पर भी भौतिक वातावरण के विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनुष्य अपने विवेक, बुद्धि और तकनीकी के आधार पर भौतिक वातावरण के साथ समायोजन करते हुए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, जिसके तथ्य भौतिक वातावरण को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है। नदियों द्वारा निक्षेप की गई मिट्टी से निर्मित मैदानी भागों में उपजाऊ मिट्टी के कारण जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है। यदि जीविकोपार्जन की सुविधाएं विद्यमान हो तो मनुष्य जलवायु की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने निवास बना लेता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित कालगुरली एवं कुलगाड़ी सोने की खाने होने के कारण वहाँ लोग बस गए हैं। अतः पार्थिव एकता के सिद्धांत का सारांश यह है कि पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल में विद्यमान प्रत्येक जैविक और अजैविक तत्व जो भौगोलिक वातावरण के कारक हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं तथा एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित रहते हैं। मनुष्य स्वयं भी भौतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है तथा उन्हें अपने विवेक के आधार पर परिवर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। पार्थिव एकता के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ अन्य बिंदुओं पर गौर करते हैं। जैसे पृथ्वी पर हम स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों में मिलने वाली उन सामान्य दशाओं से जुड़े हैं जिनमें जीवों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। इस सम्मिलित परिमंडल को हम जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल के तत्व अगाध सागरीय क्षेत्रों से लेकर वायुमंडल तक जुड़े हैं। विश्वव्यापी जल चक्र इस वृहद परितंत्र को जोड़ता है या संचालित करता है। वायुमंडल के विभिन्न तत्व परस्पर संबंधित है। सूर्यातप के पृथ्वी तल पर विषम वितरण से ही विभिन्न वायुदाब की पेटियां बनती है। पृथ्वी तल पर वायुदाब की पेटियों के द्वारा ही पवनों की दिशा और वेग नियंत्रित होता है। इस व्यवस्था से हिम की मात्रा एवं वितरण भी प्रभावित होते हैं।
सूर्यातप से महासागरीय जल स्थल पर तथा यहाँ से नदियों द्वारा पुनः सागरों और महासागरों में पहुँचता है। पृथ्वी तल पर पर्वत, पठार, झीलें तथा नदियाँ पृथक इकाई के रूप में हमें दिखाई देती है, लेकिन ये पृथक नहीं है, इनमें भी एक दूसरे से पारस्परिक संबद्धता पाई जाती है। पर्वतों और पठारों से नदियाँ निकलकर अपरदन करती हुई पृथ्वी तल के निम्नवर्ती भागों के तलों में वृद्धि करती है। कालांतर में हिमालय जैसे गगनचुंबी पर्वत भी अपरदित होकर अरावली के समान बन जाते हैं तथा इनकी तलछट तैथिस सागर की शेष खाई को भरकर गंगा सिंधु के मैदान का निर्माण कर देती है। इसी प्रकार झीलें भी एकाकी न होकर नदियों द्वारा सागरों से जुड़ी हुई है। भूपटल की मुख्य संघटक चट्टानों से अनाच्छादन के उपरांत मृदा निर्माण होता है तथा यह मृदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जीवमंडल को जैविक आधार प्रदान करती है। प्रकृति में मिलने वाली पार्थिव एकता से मनुष्य का घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ प्राकृतिक परिवेश अनुकूल होता है, मानव समुदाय बहुलता से क्रियाशील रहता है, लेकिन विषम जलवायु अथवा धरातल पर विरल बसावट मिलती है। वर्तमान सूचना एवं प्रौद्योगिकी युग में भी मानव ने संपूर्ण पृथ्वी को एक गांव बना दिया है। स्पष्ट है कि प्राकृतिक वातावरण की तरह सांस्कृतिक वातावरण में भी पार्थिव एकता पाई जाती है। अतः मानव भूगोल में विविध भौगोलिक कारकों का अध्ययन स्वतंत्र रूप से हम नहीं कर सकते और हम पारस्परिक संबद्धता के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके सभी भाग परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।